नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 12 जुलाई 2023 को सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और थर्ड शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चंस दोस्तों थोड़े लेट मिले हैं, लेकिन दोस्तों 100% रियल आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस मिले हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, किसी भी शिफ्ट का अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप 8181819473 पे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश विजयनगर साम्राज्य पर शासन नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पांडव वंश। ठीक है, पांडव वंश आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं तो प्रथम पांड्य साम्राज्य वास्तविक संस्थापक यानी जो कि कंडुगोन यानी 590 से 620 ईस्वी तक शासन किया था, जिसने 590 ईस्वी के लगभग जो कि कलारभों को पराजित कर पुनः पांड्य राजवंश की सत्ता स्थापित की थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंशों ने राज्य किया था, जिसमें पहला था संगम वंश जो कि 1336 से 1485 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा है सुलु वंश जो कि 1485 से 1505 ईस्वी तक। तुलु, ठीक है, तुलु वंश जो कि 1505 से 1570 और अराबिद वंश जो कि 1570 से 1649 ईस्वी तक राज्य किया था। तो इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आया था कि 2021 में भारत की पनडुब्बी यानी आईएनएस वेला, ठीक है, आईएनएस वेला को किस में शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये पश्चिमी नौसेना में शामिल किया गया था, या फिर आप इसे अगर ऑप्शंस में भारतीय नौसेना दिया रहा होगा तो भी आप कर सकते थे। चलिए इसके रिलेटेड सभी चीज़ें बता देते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट 75 की 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला में चौथी पनडुब्बी आईएनएस वेला नौसेना प्रमुख यानी एडमिरल करमबीर सिंह की उपस्थिति में दिनांक 25 नवंबर 2021 को कमीशन की गई थी। औपचारिक कमीशनिंग समारोह मुंबई के नेवल यानी डॉकयार्ड में हुआ था। स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण भारत में जो कि मैसर्स नेवल ग्रुप यानी पहले DCNS फ्रांस के सहयोग से जो कि मझगांव डॉक जो कि शिप बिलियर्ड्स लिमिटेड यानी MDL मुंबई द्वारा किया जा रहा है। इस चौथी पनडुब्बी की कमीशनिंग आज एक बड़ा उपलब्धि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना या फिर भारतीय जो कि पश्चिमी नौसेना आप इसको कह सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो आईएनएस वेला पश्चिमी नौसेना कमान के पनडुब्बी बेड़े का हिस्सा होगी और इसके जो कि शस्त्रागार का एक और शक्तिशाली भाग बनेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। अब दोस्तों 86वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है इसको देख लेना चाहिए। तो इसमें जो कि उन्नीकृष्णन फैसले और शिक्षा के अधिकार को लागू करने की सार्वजनिक मांग से प्रेरित होकर 1993 से लगातार सरकारों ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन लाने की दिशा में काम किया था। इससे दिसंबर 2002 में 86वां संशोधन हुआ, जिसने संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों को सम्मिलित किया था। वो अनुच्छेद कौन कौन से थे जिसको भी देख लीजिए आप। जैसे कि नए अनुच्छेद 21A का जो कि अंततः स्थापना, संविधान के अनुच्छेद 21 के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद अंततः स्थापित किया जाएगा, अर्थात शिक्षा का अधिकार। 21A यानी अनुच्छेद 21A राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 45 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन, यानी संविधान के अनुच्छेद 45 के स्थापन निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाएगा, अर्थात 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक जो कि बालावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। 45 जो कि राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक जो कि
बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। वहीं बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 51A का जो कि संशोधन संविधान के अनुच्छेद 51 में खंड जो कि जे के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा गया जाएगा, अर्थात के जो माता पिता या फिर अभिभावक अपने बच्चों को अवसर प्रदान यानी शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए या जैसा भी मामला हो 6 और 14 वर्ष की आयु के बच्चों के वार्ड में जो कि अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किया गया। यह अनुच्छेद 21A के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार कहा गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम इस संशोधन को प्रभावी बनाने का जो कि प्रयास भी करता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे और स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंधन समितियों यानी SMC द्वारा किया जाएगा। निजी स्कूल कम से कम 25% बच्चों को अपने स्कूलों में बिना किसी शुल्क के प्रवेश देंगे। वहीं बात करते हैं दोस्तों गुणवत्ता जो कि सहित प्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं की निगरानी के लिए राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा का आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 100 दिन का रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था? 2006 में इसको लागू किया गया था। बात करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा। अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने जो कि नरेगा पारित किया था। उस समय मनरेगा नहीं था दोस्तों, नरेगा पारित किया था। यह 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे काम करने का और मनरेगा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट की, जैसे कि काम करने का कानूनी इसमें अधिकार है। पहले की रोजगार गारंटी योजनाओं के विपरीत अधिनियम का उद्देश्य अधिकार आधारित ढांचे के माध्यम से पूरी तरह माध्यम से पुरानी गरीबी के कारणों को संबोधन करना होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों तो इसमें लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, ये बात भी कही गई है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में कृषि मजदूरों के लिए निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए, ये बात कही गई है। इस योजना को एक सामाजिक उपाय के रूप में पेश किया जाता। ठीक है, सामाजिक उपाय के रूप में पेश किया गया था जो काम के अधिकार की गारंटी देता था। इस सामाजिक उपाय और श्रम कानून का मुख्य सिद्धांत यह है कि स्थानीय सरकार को ग्रामीण भारत में उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कानूनी रूप से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटकाई पहाड़ी किसका भाग है? तो दोस्तों ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होगा, ऑप्शंस बताइएगा। इससे रिलेटेड सभी चीज़ें बता देते हैं, जैसे कि पटकाई श्रृंखला में 3 पहाड़ियाँ शामिल हैं, जिसमें पटकाई बम, गारो खासी, जयंतिया और जो कि लूसाई हिल्स ये शामिल हैं। पटकाई पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पूर्व भाग में पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा हैं। खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ असम और मेघालय में स्थित हैं। पटकाई श्रृंखला भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है, तो अगर उत्तर पूर्वी सीमा दिया होगा तो इसको भी कर सकते थे। ठीक है, वहीं बात करते हैं पटकाई श्रृंखला नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर तक फैली हुई है। लूसाई श्रृंखला त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाओं पर स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आईने ए अकबरी कौन सा भाग है? आईने ए अकबरी जो कि अकबरनामा पुस्तक थी उसका कौन सा भाग है? तो ये तीसरा भाग है। बात करते हैं तो आईने ए अकबरी 16वीं सदी का एक दस्तावेज है। यह अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में लिखित है। यह मुगल जो कि सम्राट अकबर के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, यह अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के द्वारा, ठीक है, यह मुगल सम्राट अकबर के प्रशासन से संबंधित है।
यहीं बात करते हैं पृष्ठभूमि की, तो 1589 से अब्दुल फजल ने अकबरनामा पर 13 साल तक काम किया था। अकबरनामा 3 पुस्तकों में विभाजित है। पहली पुस्तक अकबर के पूर्वजों से संबंधित है। दूसरी पुस्तक में अकबर के शासनकाल की घटनाओं को दर्ज किया गया था। और बात करते हैं तीसरी पुस्तक की, तो तीसरी पुस्तक आइन ए अकबरी है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हेनरी जो कि बेवरीज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। मैं भी पूछा था दोस्तों आपका कि आइन ए अकबरी की विषय वस्तु भी पूछ सकता है, तो चलिए इससे रिलेटेड भी देख लेते हैं। जैसे कि विषय वस्तु पूछेगा तो यह अकबर के प्रशासन यानी गृहस्थी, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है। यह भारत में रहने वाले लोगों की परंपराओं और संस्कृति के बारे में समृद्ध जो कि विवरण प्रदान करता है। इसमें फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व के बारे में सांख्यिकीय विवरण दिया गया है। अतः आइन ए अकबरी के विषय वस्तु अकबर के प्रशासन का विवरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1210 मिलियन लगभग मानी गई थी। बात करते हैं जनगणना 2011 की, तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या बढ़कर 1 अरब जो कि 21 बिलियन यानी 121 करोड़ हो गई है, जिसमें 181 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई है। हालांकि देश की जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की संयुक्त जनसंख्या के लगभग बराबर है, यानी 1214.3 मिलियन। उम्मीद की बात यह है कि 1911 से 1921 को छोड़कर 2001 से 2011 पहला दशक है जिसने वास्तव में पिछले दशक की तुलना में कम आबादी को जोड़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो कि 1210.2 मिलियन है। पुरुषों की संख्या जो कि 623.7 मिलियन आकी गई है और महिलाओं की जनसंख्या जो कि 586.5 मिलियन थी। अतः विकल्प जो कि 4 आपका दिया है सही होगा। वहीं बात करते हैं 2001 से 2011 में प्रतिशत वृद्धि यानी 17.64 थी। पुरुष जो कि 17.19 और महिलाएं जो कि 18.12। भारत की जनसंख्या विश्व की 17.5% यानी 17.5% जनसंख्या के बराबर मानी जाती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश 199 मिलियन लोगों के साथ पहले जो कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इसके बाद महाराष्ट्र में 112 मिलियन लोग हैं और लक्षद्वीप सबसे कम आबादी वाला यानी 64,429 वाला राज्य है। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे यूपी और महाराष्ट्र की संयुक्त जनसंख्या अमेरिका की तुलना में। तो दोस्तों ये सभी जो है आप लोग एक बार PDF फाइल में पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठुमरी किस राज्य से संबंधित है? ठुमरी दोस्तों ये शास्त्रीय गायन है। ये ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में होगा, अदरवाइज आप कमेंट करके एक बार ऑप्शंस बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि गोटी पुआ नृत्य किस राज्य का है? तो ये ओडिशा का है। बात करते हैं पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ ओडिशा से संबंधित है। नृत्य भगवान जगन्नाथ और भगवान कृष्ण की स्तुति करने के लिए किया जाता है। नर्तकी के मुख पर जो कि काजल और बिंदी का प्रयोग इस नृत्य की आकर्षक विशेषताएं हैं और नर्तकियों द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक को जो कि कंचूला के रूप में जाना जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं इसमें, तो इस नृत्य रूप में तांडव और जो कि लास्य नृत्य के समान मुद्राएं और हाव भाव है। ओडिशा के लोकप्रिय नृत्य कौन कौन से? जैसे कि छऊ नृत्य, चैती घोड़ा, मेघा नाच, चंगू नृत्य, कर्मा नृत्य, ओडिसी नृत्य और डंडा नाच नृत्य, ये सभी क्या हैं? उसके हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि सत्यशोधक समाज, ठीक है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिराव गोविंदराव फुले यानी ज्योतिबा फुले आप इनको कह सकते हैं। बात करते हैं सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव फुले थे। सत्यशोधक
समाज जो कि सत्यशोध समाज यानी 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित किया गया एक सामाजिक सुधार समाज था। अब इससे रिलेटेड दोस्तों आप लोग पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। अगर पीडीएफ पढ़ने लगेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह से क्या संबंधित नहीं है, ये ऑप्शन सी एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलिए यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 के मध्य में गांधी जो कि अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल में भी शामिल हुए थे। यहाँ उनके विरोधी गुजराती जो कि मिल मालिक थे। औद्योगिक संघर्ष का तत्कालिक कारण प्लेग, ठीक है, बोनस की वापसी थी जो बढ़ते प्लेग से संबंधित जो कि मौतों के कारण जो कि श्रमिकों को शहर छोड़ने से रोकने के लिए किया जा रहा था। वही बात करते हैं दोस्तों, तो अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल के दौरान गांधी जी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आमरण यानी अनशन मजदूरों के संकल्प को मजबूत करने के लिए किया था। इसलिए उनकी पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद हड़ताल के दौरान हुई थी, न कि खेड़ा में हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह का कारण यह था कि फसलों की विफलता के कारण खेड़ा जिले के किसान अत्यधिक संकट में थे और सरकार द्वारा भू राजस्व की छूट के लिए उनकी अपील की अनदेखी की जा रही थी। अहमदाबाद कपड़ा मिल की हड़ताल के लिए प्लेग बोनस को बंद करना तत्काल कारण था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बंगाल के प्रथम नोबेल पुरस्कार कौन थे, अमर्त्य सेन थे या फिर जो कि आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो कि आप एक बार कमेंट करके ये वाला क्वेश्चन को पुष्टि करना, दिया था या नहीं दिया था या फिर क्या पूछा था। बाकी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।